नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप, आपका पसंदीदा चैनल। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और अब शुरुआत करते हैं 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। खबर रफ्तार से भी और विस्तार से भी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर से चर्चाओं में हैं, लेकिन इस बार वो किसी सियासी बयान के लिए नहीं बल्कि एक मिसाल दिए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं और इमरान खान को अपने एक पुराने इंटरव्यू में गधे पर दी गई मिसाल भारी पड़ गई है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान एक बार फिर से सुर्खियों में है और वजह है उनका एक पुराना इंटरव्यू। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इंटरव्यू सियासी होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल अपने इस पुराने इंटरव्यू में इमरान खान एक सवाल का जवाब दे रही है और इस जवाब में वो एक गधे की मिसाल दे रही है। ये मिसाल अब उन पर भारी पड़ गई है। इंटरनेट पर अब इस वीडियो का खूब मखौल उड़ाया जा रहा है। दरअसल ये वायरल क्लिप पुरानी है जिसमें कि इमरान खान एक रेडियो के लिए इंटरव्यू दे रहे थे। इमरान खान को कहते सुना गया कि मेरा ब्रिटेन में बहुत स्वागत हुआ, लेकिन मैंने इसे कभी भी अपना घर नहीं समझा। मैं पाकिस्तानी था। यहाँ पर उनकी तरफ से एक मिसाल दी गई। कहा गया एक गधा सिर्फ इसलिए जेबरा नहीं बन जाएगा अगर उस पर धारियाँ पेंट कर दी जाएं। एक गधा तो गधा ही रहता है। गौरतलब है कि इमरान खान को 10 अप्रैल को पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास मत के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। हालांकि इसके बाद एक लंबा सियासी ड्रामा भी देखने को मिला, जिसके बाद इमरान खान लगातार एक के बाद एक अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे। तो जब कुछ सितारे गर्दिश में होते हैं तो फिर पुरानी चीजों को भी आधार बनाकर निशाने साधे जाते हैं और इस वक्त ऐसा ही इमरान खान के साथ हो रहा है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन में जंग आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भयानक हो सकती है। दरअसल अब यूक्रेन ने अपने नागरिकों को इस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके सचेत रहने के लिए कहा है, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन के पास इस बात के पुख्ता इनपुट्स हैं कि रूस यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर हमला तेज करने वाला है। दो देशों की जंग की चर्चा पूरी दुनिया में है। डर है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ही ना शुरू हो जाए। तो वहीं इस युद्ध पर कई शांति वार्ताएं हुई लेकिन विफल रही। दोनों देशों में फिलहाल शांति स्थापित होती नजर नहीं आ रही है। तो वहीं अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में युद्ध और ज्यादा भयावह हो सकता है। दरअसल यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नागरिकों को सचेत किया और इस पोस्ट में कहा गया कि हवाई हमले और बमबारी हो सकती है। भले ही यूक्रेन के कई शहर खाली हो गए हो, कुछ इलाकों से लोग पलायन कर रहे हो, लेकिन इस बीच भी बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोग यूक्रेन के प्रमुख शहरों में फंसे हैं। इसी बीच यूक्रेन की भी युद्ध में डटकर मुकाबला करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों ने रूस के विजय दिवस समारोह के बीच एक चेतावनी जारी की, जिसमें युद्ध के और ज्यादा भयावह होने की आशंका जताई गई। इसे लेकर नागरिकों को जोखिम बढ़ने पर सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। ये युद्ध कब थमेगा, ये आग कब बुझेगी, किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है इस युद्ध की वजह से इंसानियत का। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के 2 दिन बाद आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज खुल गए हैं। मंदिर के कपाट सुबह 6:15 पर खोले गए। अब यहाँ श्रद्धालु बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुँचे हैं। ये श्रद्धालु कपाट खुलने के इस बेहद महत्वपूर्ण मौके के साक्षी बने। इसके साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहेगा। दरअसल कोरोना महामारी के कारण 2 साल तक ये यात्रा बंद रही। इसके चलते इस साल बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इस मौके पर मंदिर में बेहद शानदार सजावट की गई है। सजावट के लिए कई क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से 2 दिन पहले 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे थे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। साथ ही बैंड बाजों के साथ बाबा केदारनाथ की डोली को मंदिर में लाया गया था। खबर रफ्तार से और विस्तार से 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट में। अगली खबर है कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,451 नए केस सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार इसके आसपास ही कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं और अब एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।
देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,451 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही अब एक्टिव केसों का आंकड़ा 20,635 पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 40 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं इससे पहले 7 मई को 3,805 नए मामले दर्ज किए गए थे। ये 6 मई की तुलना में 7.3% अधिक थे। शनिवार को महामारी से 22 लोगों की मौत हुई थी। देश में कोरोना से रिकवरी करने वाले मरीजों की दर 98.74% है। वहीं कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। आए दिन कोरोना मामलों में हो रही बढ़ोतरी एक चिंताजनक विषय बनी हुई है। वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक देश में वैक्सीन के 193 करोड़ 53 लाख डोज लगाए जा चुके हैं। राज्यों के पास अभी 18 करोड़ 47 लाख से ज्यादा वैक्सीन का स्टॉक बचा हुआ है। 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को टीके के 3 करोड़ 4 लाख डोज पहली खुराक के रूप में दी जा चुकी है। और इसलिए जरूरत अभी भी है एहतियात की और लापरवाही से बचने की भी। अगली खबर बिजली से जुड़ी हुई। एक तरफ तो पंजाब बिजली संकट से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने किसानों को धान बुआई को लेकर राहत दी है। पंजाब सरकार ने पंजाब के उन किसानों को राहत दी है जो धान की बुआई करने वाले हैं। धान की बुआई करने वाले पंजाब के किसानों को सरकार ने राहत दी है। पंजाब सरकार ने किसानों को धान की बुआई के लिए नलकूप चलाने के लिए 8 घंटे बिजली मुहैया करवाने की तरकीब निकाल ली है। सरकार ने धान की बुआई के लिए जिलेवार तिथियां घोषित की हैं। इस साल धान की बुआई 18 जून से शुरू होगी। वहीं अधिसूचना के मुताबिक मालवा क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों में बुआई की शुरुआत की तारीखें रहेंगी। वहीं अधिसूचना के मुताबिक मालवा क्षेत्र के अधिकांश हिस्से में बुआई की शुरुआती तारीखें रहेंगी। संगरूर, बरनाला, मलेरकोटला, लुधियाना, पटियाला, श्री फतेहगढ़ साहिब में 18 जून से धान की रोपाई होगी, जबकि बठिंडा, मनसा, मोगा, फरीदाबाद, फिरोजपुर, फाजिलका जिलों में धान की रोपाई 22 जून से शुरू होगी। पंजाब के मोहाली, रोपड़, SBS नगर, जालंधर, कपूरथला, श्री मुक्तसर साहिब में 24 जून से धान की रोपाई शुरू होगी और गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, अमृतसर, तरनतारन में 26 जून से धान की रोपाई होगी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि पंजाब सरकार धान की बुआई और रोपाई दोनों की तारीखें तय करने से पहले अलग अलग किसान संगठनों के साथ कई बैठकें कर चुकी है। किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद ही सरकार ने इन तारीखों का ऐलान किया है। पंजाब सरकार के इस कदम और शेड्यूल से कितना फायदा किसानों को होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगली खबर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से जुड़ी हुई है। अनिल विज की जनता दरबार में एक फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचा और इस बीच हैरानी की बात ये रही कि जनता दरबार में एक शिकायत कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से भी जुड़ी थी। उदय भान पर पंचायत से जुड़ी जमीन में धांधली के आरोप लगे। हरियाणा के अंबाला कैंट में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगा। इस जनता दरबार में भारी संख्या में लोग प्रदेश भर से शिकायतें लेकर पहुंचे। वहीं जनता दरबार की सबसे खास बात ये रही कि गृह मंत्री अनिल विज के पास हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष उदय भान की भी शिकायत पहुंची। फरियादी ने उदय भान पर 200 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। सामलादे की पंचायत में सामलादे की जमीन थी और उस जमीन पे काफी दिन से वो किसानों का कब्जा था। उसके बाद उसे रजिस्ट्री करा ली। उदय भान ने अपने निजी व्यक्तियों के नाम, उसके नाम नहीं है और आज तक भी कब्जा उसी का ही है और 200 एकड़ ये पूर्व कांग्रेसी विधायक। शिकायतकर्ता की माने तो डीसी पलवल ने इस मामले में जमीन की म्यूटेशन रद्द कर दी थी, लेकिन आज भी वो जमीन पंचायत के नाम ट्रांसफर नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि इस लड़ाई को लड़ते हुए उन्हें कई साल हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं विज ने इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर जो आरोप लगे हैं उसमें जांच होने के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक रफ्तार से भरी पूरी विस्तार के साथ खबर। करनाल की घटना के बाद कैथल पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पूरे शहर में स्नाइपर डॉग्स की मदद से जांच की जा रही है। देश को दहलाने से पहले करनाल में पकड़े गए 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस पूरी मुस्तैदी बरत रही है। इसी कड़ी में कैथल पुलिस भी अब हरकत में आ गई है, जिसके बाद कैथल में सर्च अभियान में स्निफर डॉग की मदद से अलग अलग स्थानों पर जांच की गई। पुलिस ने स्निफर डॉग को लेकर बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल में संदिग्ध व्यक्तियों और सामान की जाँच करवाई। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मॉल्स या भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्पेशल अभियान चेकिंग का चला रहे हैं, अब सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए। कौन कौन सी टीमें साथ हैं सर? इसमें डॉग स्क्वाड है, सिटी और सिविल की पुलिस भी साथ है। सर क्यों अभियान चलाया गया ये? यहाँ आसपास जिलों में अभी आतंकवादी पाए गए हैं,
जिनके मद्देनजर ये अभियान चलाया गया। अभी हम हर जगह भीड़ भाड़ वाले इलाके में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल्स, बाजार। आपको बता दें कि कैथल से करीब 65 किलोमीटर दूर ही करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद, रिवॉल्वर, आईईडी बरामद किया गया था। खबर रफ्तार से और विस्तार से, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। अगली खबर भी करनाल से जुड़ी है। करनाल में गिरफ्तार किए गए 4 आतंकियों के बाद से पुलिस लगातार अलर्ट दिखाई दे रही है, तो वहीं इस बीच करनाल पुलिस और अन्य एजेंसियों की 4 आतंकियों से पूछताछ जारी है। देश को दहलाने से पहले ही करनाल में 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चारों आतंकियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया, जहां लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और अब पूछताछ के दौरान एक और खुलासा हुआ है। दरअसल आतंकियों को हथियार और विस्फोटक सामग्री रखने की जो लोकेशन दी गई थी, उस ठिकाने पर किसी व्यक्ति से संपर्क होना था। इनको निर्धारित ठिकाने पर हथियार रखे जाने की सूचना लोकेशन देने वाले आतंकी को देनी होती थी। आज में सामने आई थी कि जो गुरप्रीत नाम का आरोपी है और परमिंदर, ये एक डकैती के केस में जेल में बंद थे। उस समय राजवीर नाम का आरोपी भी उसी जेल में बंद था। राजवीर पहले से ही हरविंदर सिंह जिंदा के संपर्क में था। राजवीर ने ही गुरप्रीत को हरविंदर जिंदा से संपर्क करने के लिए कहा था और जो आईडी वगैरह इत्यादि उपलब्ध कराए थे। करनाल में जिस जगह पर आतंकियों से पूछताछ चल रही है, वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एसपी गंगाराम पूनिया ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, एटीएम कार्ड समेत कई कागजात मिले हैं। बहादुरगढ़ में गौभक्त और प्रशासन खूर के निर्माण को लेकर आमने सामने आ गए, तो वहीं इस दौरान गौभक्त धरने पर बैठ गए। बहादुरगढ़ में बेसहारा गौवंश को चारा खाने के लिए बनाई गई खोर को लेकर गौभक्त और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां सेक्टर 9 मोड़ पर एचएसबीपी विभाग की ओर से गौवंश की खोर को अवैध बताकर तोड़ दिया गया, तो वहीं गौभक्त इसे दोबारा बनवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, गौभक्तों ने खुद ही तोड़ी गई खोर का निर्माण करना शुरू कर दिया। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा और एसडीएम के आदेश के बाद इसका निर्माण रुकवाया गया। परिषद के कर्मचारी आकर ये गौशाला की है खोर वगैरह तोड़ के गए हैं। नगर परिषद खुद अपनी जगह पे नहीं है और नहर पे भी काफी जगह कब्जा करा हुआ है। छोटूराम पार्क में भी पीछे काफी जगह पर अतिक्रमण किया हुआ है। अगर नगर परिषद को इतना ही बैरकसी है इन गौवंश पे, तो इनकी एक प्रॉपर जगह क्यों नहीं बना के दी जा सकती? इनके नाम का बजट आता है, बजट भी खा जाते हैं। दरअसल नजफगढ़ रोड के सेक्टर 9 के मोड़ पर गौ भक्तों की ओर से एक खोर का निर्माण करवाया गया है, जहां काफी संख्या में गौवंश चारा खाने के लिए आते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों को इन गौवंश से काफी परेशानी है। यहाँ की महिलाओं का कहना है कि गौवंश की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में इन दिनों सीएम फ्लाइंग टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। टीम वक्त वक्त पर छापेमारी कर अवैध तरीके से काम करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस रही है। हरियाणा में चल रहे अवैध कारोबार और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सीएम फ्लाइंग टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में करनाल में सीएम फ्लाइंग टीम ने सोनीपत में टैक्स चोरी के सामान से भरे एक ट्रक को गांव कबीरपुर से पकड़ लिया, जिसमें लाखों रुपए का बिना टैक्स भरा सामान था। दरअसल टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि जिस ट्रांसपोर्टर और दुकान का ये ट्रक है, उसने इस सामान का टैक्स जमा नहीं किया है, जिसके चलते सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रखा है। जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। सीएम फ्लाइंग टीम ने गुरुग्राम जीएसटी विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। ट्रक को काबू करने के बाद दोनों विभागों की टीम ट्रक को लेकर मूर्थल स्थित हरियाणा रोडवेज प्रशिक्षण संस्थान में पहुंची और ट्रक में रखे सामान की जांच करने में जुट गई। फिलहाल मामले में गहनता से जांच की जा रही है। देखना अब यही होगा कि मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक।